चलिए वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में आगे बढ़ते हैं। और पहला जो है वो है वर्तनी शुद्धि, जिसमें पहला सवाल देखते हैं। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। अब देखिए, अगर आप देखो तो इसमें भाई स्त्रियों यही गलत लिखा गया है, स्त्रियों जो है गलत लिखा गया है, बाकी सही है। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर स्त्रियों गलत लिखा गया है। स्त्रियों किस तरीके से लिखा जाएगा ये आप यहाँ पर देख लीजिए। शुद्ध रूप जो है स्त्रियों का वो ये होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्तूप है, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। देखिए जो पूंजीभूत है इसका आपको त्रुटि बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें वर्तनी कौन सी सही होगी। देखिए पूंजीभूत नहीं होता है, पूंजीभूत होता है। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा आपका पूंजीभूत, जो कि बी वाले की तरह लिखा जाएगा। नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। त्योहार किस तरीके से लिखा जाएगा। ये सारे के सारे सवाल यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं 2017 के। त्योहार, त्योहार कहा जाता है, राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। त्योहार नहीं कहा जाता, त्योहार कहा जाता है। तो सी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। मृदुल किस तरीके से लिखा जाएगा। मृदुल, तो मृदुल जो है आपका किस तरीके से लिखा जाएगा। ए ऑप्शन की तरह करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कहने का मतलब यह है कि देखो इसमें सही तो है, मतलब इसमें तीन ऐसे ऑप्शन है जो सही है, बाकी एक गलत है। एक कौन सा है, देखो महर्षि सही है, सूर्योदय भी सही है और आशीर्वाद भी सही है। लेकिन अगर आप देखोगे तो परमार्थ गलत लिखा गया है। परमार्थ जो है गलत लिखा गया, परमार्थ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये ए आंसर हो जाएगा। परमार्थ का शुद्ध रूप ये होगा। ठीक, अगला सवाल देखिए। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए। इसमें भी आपको बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। अशुद्ध का मतलब होता है कि गलत कौन सा है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर व्यंग्य। व्यंग्य होता है ना कि व्यंग, व्यंग्य होता है। बाकी उपर्युक्त, पूजनीय और महीना ये सही है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, ये पूजनीय जो वर्ड लिखा गया है, अगर पूजनीय कहा जाएगा तब आप इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन अगर पूज्य कहा जाएगा तब आप पूज्य लिखेंगे, पूज्य। ठीक, और पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। महीना भी सही दिया गया, उपर्युक्त भी सही दिया गया। व्यंग्य जो है ये गलत लिखा गया है, व्यंग्य का शुद्ध रूप ये होगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी आंसर। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द बताइए। इसमें भी आपको बताना है कि अशुद्ध कौन सा है, मतलब गलत कौन सा है। देखो पूजनीय भी सही लिखा है, आँख भी सही है, और यहाँ पर देखा जाए तो नरक भी सही है, लेकिन रचयिता गलत लिखा गया है। रचयिता का जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो ये हो जाएगा, रचयिता होता है, रचयिता, रचयिता। ठीक है, और इसमें लिखा था रचयिता। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला देख लीजिए। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। अब देखो अगर देखा जाए मेरे भाई तो अच्छाइयों लिखा गया है, तो अब आपको यहाँ पर बताना होगा बुराइयों। तो अच्छाइयों के ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, तो यहाँ पर बुराइयों हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी आंसर आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देख लीजिए। मानक वर्तनी के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा शब्द सही नहीं है। कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा गलत है। देखो संबंध जो है तीन तरीके से इसमें जो दिया गया है ऑप्शन 4, इसमें 4 में कहा जाए तो तीन तरीके से आप संबंध लिख सकते हैं। देखो संबंध आप ऑप्शन ए की तरह भी लिख सकते हैं, ऑप्शन बी की तरह भी लिख सकते हैं, और ऑप्शन सी की तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जो डी दिया गया है ये गलत होगा। तो संबंध डी वाले की तरह नहीं लिखा जाएगा। आप संबंध ऑप्शन ए यानी कि सा आधा मा बा आधा ना धा लगा करके भी लिख सकते हैं, ऑप्शन बी की तरह भी लिख सकते हैं, और ऑप्शन डी की तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन डी वाले की तरह नहीं। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा डी। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द छांटिए। अब देखिए शुद्ध बताना है कृपा। कृपा किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्राह्मण शब्द का शुद्ध रूप बताइए। ब्राह्मण का शुद्ध रूप आपको बताना है। तो देखिए ब्राह्मण का शुद्ध रूप हो जाएगा बी आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी की तरह लिखा जाएगा। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। कहने का मतलब है कि इसमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है। देखो छत्र छाया होता है, तो डी आंसर की तरह लिखा जाएगा, छत्र छाया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए। अविराम कहा जाता है अविराम,
तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर अभिराम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अभिराम। अगला देख लीजिए, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। इसमें भी आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा है। वर्तनी के आधार पर शुद्ध बताना है। मृत्युदंड किस तरीके से लिखा जाएगा, तो मृत्युदंड होता है, तो डी आंसर की तरह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। संगम शब्द निम्नलिखित में से किस तरह की अशुद्धियाँ हैं। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धियाँ हैं। देखो संगम होता है, तो इसमें जो आप देख रहे हैं, तो अगर देखा जाए मेरे भाई तो अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ, अनुनासिक, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये संगम, इसमें अनुसार लिखा है, होना चाहिए था अनुनासिक, तो ये संगम कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर जो चंद बिंदु लगा ये नहीं होगा, केवल बिंदु लगेगा, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। वर्तनी से संबंधित सही शब्द बताना है। देखो अभिनेता, ये अभिनेता है, ये भी गलत है। अवनति होता है, यहाँ पर ये अवनति लिखा है, ये गलत है। उन्नति होता है, उन्नति लिखा है, ये भी गलत है। और पूर्ति जो है आपका बिल्कुल सही है, तो डी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब है कि गलत कौन सा है मानक भाषा की दृष्टि से। तो इसमें देखा जाए मेरे भाई तो हिंदी, अस्थाई और दायित्व तो सही है। हिंदू जो है आपका ये गलत लिखा गया है, हिंदू इसका ये जो लिखा गया है ये गलत है। इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही शब्द चुने। इसमें से आपको बताना है सही शब्द कौन सा है। परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर आदर्श, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदर्श ऑप्शन ए की तरह लिखा जाएगा यहाँ पर। ओके, अब देखो आदर्श जो है ऑप्शन ए की तरह लिखा जाएगा, ए आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, गलत शब्द को चुनिए। गलत यानी इसमें गलत कौन सा है। उपनिरीक्षक, मृतक आश्रित 2016 में पूछा गया था। तो मेरे भाई अगर देखा जाए यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी जो है पराधीन, ये गलत लिखा गया है। बाकी अगर देखा जाए तो भवानी, दात्री, स्वामिनी ये सही है। आयोग ने इसका उत्तर पराधीन जो है इसको गलत माना है। दिए गए विकल्पों में से देखिए समझिए। अब देखो इसमें भवानी, स्वामिनी और दात्री ये समान शब्द का बोध करा रहे हैं, जबकि पराधीन जो है ये भिन्न शब्द है। अब मेरे भाई एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें पराधीन में कहीं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें वर्तनी से बिल्कुल भी गलती नहीं है, वर्तनी इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें देखो तो भवानी, दात्री और स्वामिनी ये एक समान शब्द का बोध करा रहे हैं, जबकि पराधीन ये अलग है। तो इस वजह से इसको गलत माना गया है आयोग के द्वारा। सही रूप बताइए, साहित्यिक किस तरीके से लिखा जाएगा। परफेक्ट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, ऑप्शन नंबर बी साहित्यिक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। सही रूप बताइए इकट्ठा किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इकट्ठा होता है, इकट्ठा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इकट्ठा होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा। ऑप्शन ए में देखो तो यहाँ पर ये टा लिखा है, होना चाहिए ठा, तो ये गलत आंसर है। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट देखिए, सही शब्द बताइए षड्यंत्र किस तरीके से लिखा जाएगा। षड्यंत्र, षड्यंत्र होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको षड्यंत्र। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न होता है। इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर डूंगरी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है आपके सामने कि इन विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। पुनर्जागरण किस तरीके से लिखा जाएगा। परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पुनर्जागरण ऑप्शन डी की तरह लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से उचित शब्द का चयन करें। औद्योगिक किस तरीके से लिखा जाएगा। औद्योगिक जो है आपका ये ऑप्शन नंबर डी की तरह लिखा जाएगा। औद्योगिक ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, इसमें से शब्दांश किस तरीके से लिखा जाएगा। तो होता है शब्दांश, तो शब्दांश आपका ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखा जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि इनमें से रोहिणी किस तरीके से लिखा जाएगा। परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर रोहिणी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। संहार किस तरीके से लिखा जाएगा। समाहार किस तरीके से लिखा जाएगा। परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर समाहार होता है, समाहार नहीं। ए आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अध्यापन किस तरीके से लिखा जाएगा, बहुत ईजी है। अध्यापन आपका डी आंसर की तरह लिखा जाएगा। यूपीएससी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था।
दर्शनाभिलाषी किस तरीके से लिखा जाएगा? देखिए, जब भी आपके यहाँ निमंत्रण आता होगा तो उस कार्ड में लिखा होता है दर्शनाभिलाषी, यानी दर्शन के अभिलाषी। भले ही वो अभिलाषी ना हो, लेकिन लिखा जरूर होता है कि दर्शन के अभिलाषी। स्वागताकांक्षी, स्वागत के आकांक्षी, तो वो भी होता है। तो स्वागताकांक्षी, दर्शनाभिलाषी किस तरीके से लिखा जाएगा? तो देखो, दर्शनाभिलाषी आपका ऑप्शन बी की तरह लिखा जाएगा। बी आंसर राइट होगा। इनमें से पुरस्कार किस तरीके से लिखा जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। पुरस्कार होता है, पुरस्कार नहीं होता। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। मंगलाचरण किस तरीके से लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, मंगलाचरण। ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाएगा। बी आंसर परफेक्ट होगा। अगला है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइए। परोपकार, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परोपकार बी आंसर की तरह लिखा जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है। अंतर्धान किस तरीके से? देखो, अंतर्धान होता है, ठीक है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि वर्तनी एक ऐसा चैप्टर है भाई जिससे एग्जाम में पूछा ही जाएगा, सवाल पूछा ही जाएगा वर्तनी से, इसको नोट रखिएगा। संगीतज्ञ किस तरीके से लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंग्य, अच्छा, इसमें बताना है अशुद्धि कौन सी है, मतलब गलत कौन सी है। तो देखो, अगर देखा जाए मेरे भाई तो पहला ही गलत है। व्यंग्य ये गलत होगा। यहाँ पे व्यंग्य होना चाहिए, व्यंग लिखा है, गलत है। हास्य, परिहास, अनंग ये सही है, तो ए आंसर राइट हो। थोड़ी देर पहले भी बता रखा है, अभी बता रहा हूँ कि व्यंग्य होता है, व्यंग नहीं होता है। तो व्यंग्य और इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है, हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। इसमें आपको बताना है कि आविष्कार किस तरीके से लिखा जाएगा। देखो, आविष्कार होता है, आविष्कार, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आविष्कार, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध, इसमें सही शब्द बताना है तो दीर्घायु होगा, दीर्घायु। बी डी आंसर राइट हो जाएगा आपका, दीर्घायु, डी आंसर। इनमें से कौन सा शब्द सही है? ऐतिहासिक किस तरीके से लिखा जाएगा? ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक होता है, तो डी आंसर राइट हो जाएगा, ऐतिहासिक, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध बताना है इसमें भी आपको, शुद्ध। इनमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है तो यानी होता है, ए आंसर राइट हो जाएगा, यानी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? घनिष्ठ किस तरीके से लिखे? देखो, घनिष्ठ और घनिष्ठ, इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, घनिष्ठ शब्द होता है, घनिष्ठ नहीं होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, घनिष्ठ। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आगामी परीक्षाएं, तो आगामी होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, आगामी। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखो, अभ्यस्त, इस जो है ये किस तरीके से लिखा जाएगा? अभ्यस्त, ये होता है आपका बी आंसर, अभ्यस्त। अगला देख लीजिए, सही वर्तनी वाला बताइए, प्रथमाक्षर किस तरीके से लिखा जाएगा? तो प्रथमाक्षर यानी कि प्रथम अक्षर, तो ये आपका हो जाएगा सी आंसर, प्रथमाक्षर। अगला देख लीजिए, अगला है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? स्वर्गीय, स्वर्गीय, स्वर्गीय डी आंसर की तरह लिखा जाएगा, ऑप्शन डी परफेक्ट हो जाएगा। वात्सल्य किस तरीके, सॉरी, अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है, अशुद्ध कौन सा है इसमें? तो अगर देखा जाए तो वत्सल, उल्लंघन, मनोरथ सही है। उज्ज्वल यहाँ पर गलत लिखा है, उज्ज्वल जो है आपका ये गलत लिखा है, उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाएगा, तो सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी बताइए किसकी है? शुद्ध वर्तनी, उन्नयन, उन्नयन आपका बी आंसर की तरह लिखा जाएगा, तो बी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्नयन। सही वर्तनी वाला रूप बताइए, इसमें रूपरेखा किस तरीके से लिखा जाएगा? रूपरेखा, बहुत ईजी है, ए आंसर राइट हो जाएगा आपका, रूपरेखा। देखिए, ये जो डी वाला है ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें रूपरेखा है, छोटा ऊ की मात्रा लगी है, होना चाहिए बड़े ऊ की मात्रा, तो डी आंसर, सॉरी, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा, रूपरेखा। इसमें आपको बताना है कि विभाग किस, तो विभाग बहुत ईजी है, ए आंसर राइट हो जाएगा, विभाग ए आंसर की तरह लिखा जाएगा। उपदेश किस तरीके से लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा, उपदेश। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, अभाव, अभाव जो है आपका बी आंसर की तरह लिखा जाएगा, तो ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? कवियत्री, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपीपी, यूपीएसआई और यूपी जल वाटर में भी, ये तीनों में पूछा गया था, बाकी एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखो, कवियत्री होता है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, कवियत्री। उपर्युक्त किस तरीके से लिखा जाएगा? उपर्युक्त, उपर्युक्त होता है, तो आपका सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन सी पर। नेक्स्ट है आपके सामने कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि उज्ज्वल जो है आपका, ये बी उत्तर की तरह लिखा जाएगा, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अब भी बता रहा हूँ, हमारा जो टारगेट है वो है कम समय में अधिक प्रश्नों को कवर करना, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ भाई, और एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न को, चाहे वो ईजी हो चाहे वो
कठिन हो, छोड़ना नहीं है, बस इतना समझो। दुग्धोज्जल किस तरीके से लिखा जाएगा? तो दुग्धोज्जल होता है तो आपका इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर, दुग्धोज्जल। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध का मतलब गलत कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, पृष्ठभूमि, ये गलत है। संतुष्ट, ज्योत्सना, सुपर्ण रखा, ये सही है, तो डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा, पृष्ठभूमि इस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है या फिर सही वर्तनी वाला है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, समिति, ऑप्शन नंबर सी की तरह लिखा जाएगा, तो ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। कृतघ्न किस तरीके से लिखा जाएगा? कृतघ्न का मतलब होता है कि जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उन्हें कहते हैं कृतघ्न। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अध्येता जो है आपका ये डी उत्तर की तरह लिखा जाएगा, ऑप्शन डी परफेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो द्वारिका होता है आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वारिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, द्वारिका। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इंद्रवज्रा। तो इंद्रवज्रा आपका ए आंसर की तरह लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। विद्या वाचस्पति किस तरीके लिखा जाएगा? तो होता है विद्या और वाचस्पति, ये हो जाएगा आपका ए आंसर, विद्या वाचस्पति, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अनौपचारिक किस तरीके से लिखा जाएगा? तो अनौपचारिक होता है बी उत्तर आपका हो जाएगा, अनौपचारिक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो वर्तनी शुद्धियाँ थी या वर्तनी से संबंधित अशुद्धियाँ थी वो तो कवर कर ली गई हैं, वो जितने सवाल थे मैंने कंप्लीट करवा दिया, 80 सवाल पूछे गए थे वो कंप्लीट हो गया। अब हम कंप्लीट करेंगे वाक्य शुद्धि, क्योंकि वाक्य में भी गड़बड़ियाँ की जाती हैं, तो उसको देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, यानी कि इसमें से कौन सा सही है। राधा घर नहीं है, ये गलत है। राधा घर में नहीं है, अगर ये होता तो सही होता। राम पाठशाला बैठा है, राम पाठशाला में बैठा है, अगर इस तरीके से लिखा होता तो सही होता। आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखो सी और डी में चेक करो तो आप अवश्य सुने होंगे और मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, इन दोनों में अगर देखा जाए तो डी उत्तर बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अवश्य सुने होंगे, ये यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं होगा, डी उत्तर राइट होगा। क्यों? यहाँ पर जब अवश्य है तो होंगे नहीं होना चाहिए था, तो ये सी उत्तर यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने अवश्य सुना होगा, अगर इस तरीके से होता तो भी सही होता था। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, आपको बताना है कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। तो देखो, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इसका शुद्ध रूप जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, तो यहाँ पर में ना हो करके के लगा होता तो बिल्कुल सही होता। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए, इसका आंसर आपको बताना है कि सही कौन सा होगा। पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, या पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं, या फिर जायसी हैं, या फिर तुलसी हैं। तो देखो, पद्मावत के रचयिता जायसी हैं, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जायसी हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, सॉरी 3 नगर के नाम। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर, देखो 3 नगर, नगरों में देखा जाए तो लिखा गया है 3 नगर का नाम बताइए, नगर है यहाँ पर, नगरों होता तो सही हो सकता था। 3 नगरों और का ना होकर के है, बिल्कुल सही है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, 3 नगरों के नाम बताइए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बी आंसर परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल हैं, जब यहाँ पर दर्शनीय लग गया तब देखने योग्य लगने की जरूरत नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है, भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, ये गलत है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, ये गलत है। जब दर्शनीय स्थल हो गया तो दर्शनीय स्थल का मतलब ही होता है कि जो देखने योग्य स्थल हो उन्हें कहा जाता है दर्शनीय स्थल। तो भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ये बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा।
अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। इसमें भी आपको बताना है कि सही वाक्य कौन सा है। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, या स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, या स्वभावारूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, या फिर स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। इन चारों विकल्प में से कौन सा सही विकल्प है, ये आपको बताना है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए मेरे भाई, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वभाव के अनुकूल। स्वभाव के अनुकूल, बी उत्तर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है, इसमें किसमें गलती है? हर युग से जनता राम राज्य के आने के सपने देखती आई है। हर युग से, ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए हर युग में। हर युग में जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखते आई है, ये हर युग में यहाँ पर गलत है। राइट उत्तर हो जाएगा बी उत्तर, हर युग में होता तब सही होता। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या दीवार बहुत ऊंची 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 है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, क्या दीवार बहुत ऊंची है। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखो, पत्ता गिरा पड़ा पेड़ से, ये गलत है। पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। पेड़ में से पत्ता गिरा, ये गलत है। पेड़ की पत्ता गिरी, ये गलत है। बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीमा अपने से ही चली गई, या सीमा खुद चली गई, या सीमा आपके आप चली गई, या सीमा अपने आप चली गई। इसमें से आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, सीमा अपने आप चली गई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमा अपने आप चली गई। तो ये जो लिखा गया है ये बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें भी आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त के कई नाम। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन सुबह ही पटना सिधार गया, ये गलत है। मोहन सुबह ही पटना चला गया, ठीक है। मोहन सुबह ही पटना को चला गया, को लगाने की ज़रूरत नहीं थी। मोहन सुबह ही पटना में पधार गया, ये गलत है। तो मोहन सुबह ही पटना चला गया, ये भी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज अधिक सर्दी है, आज बेशुमार सर्दी है, आज बेहद सर्दी है, या आज अनाधिक सर्दी है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, आज बेहद सर्दी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, शेष सभी विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। तो सी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें आपको बताना है सही वाक्य कौन सा है। मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम हैं, मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये सही है। मैंने पुस्तक पढ़ा, ये गलत है। राम के अनेकों नाम हैं, ये गलत है, राम के अनेक नाम हैं। मेरे को जाना नहीं, मुझको जाना है, ये गलत है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल सी आंसर। अगला देख लीजिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चे को काटकर अनार खिलाओ, काटकर अनार बच्चे को खिलाओ, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, या अनार बच्चे को काट कर खिलाओ। अब देखो, बच्चे को काट कर, बच्चे को थोड़ी काटा जाएगा, तो ये गलत है। काट कर अनार बच्चे को खिलाओ, ठीक है। बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, इसमें दोनों में देखा जाए तो सी उत्तर आपको बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होगा। तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब गलत है। देखो, रमेश धीरे धीरे भोजन करता है, रमेश धीरे धीरे भोजन क्यों नहीं करता है, और तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, और मैं खाया हूँ। इन चारों में देखा जाए तो गलत कौन सा है? तो गलत इसमें आपको डी आंसर, मैं खाया हूँ, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं, तो इसमें मैं खाया हूँ ये गलत है। मैं खा चुका हूँ, अगर ये लिखा होता तो सही होता। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, सही वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है या फिर सही वाक्य आपको बताना है। देखिए, भारत में अनेक बोली हैं, भारत में अनेकों बोलियां हैं,
भारत में अनेक बोलियां हैं और भारत में अनेकों बोली है। तो इसमें देखा जाए तो परफेक्ट उत्तर जो होगा ये होगा कि भारत में अनेक बोलियां हैं। सी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, भारत में अनेक बोलियां हैं। अगला सवाल देख लीजिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है मतलब गलत है। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। इन चारों में गलत कौन सा है? गलत इसमें आपको लग रहा होगा तो सी उत्तर गलत है। तुमको मैं कैसे समझाऊं ये गलत है, मैं तुमको कैसे समझाऊं अगर ये होता तब सही हो सकता था। तो या फिर कहा जाए तो कि तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, अगर ये लिखा होता तो भी हो सकता था सही। तो यहाँ पे कहा जाए तो सी वाला आपको गलत नज़र आ रहा होगा, बाकी तीनों सही हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है मतलब सही कौन सा वाक्य है? वहाँ केवल दो ही लोग थे। भाई क्या जब केवल लग गया तब दो लगाने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ केवल एक लोग हैं, अगर ये होता तो सही हो सकता था। दो लोग केवल वहाँ थे ये गलत है, वहाँ केवल दो लोग थे और केवल वहाँ दो लोग थे। इनमें से शुद्ध आपको बताना है तो शुद्ध केवल और केवल सी वाला लग रहा है, वहाँ केवल दो लोग थे। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर। अगला देख लीजिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गया था मैं कानपुर, मैं कानपुर गया, मैं कानपुर गया हूँ, मैं कानपुर गया था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, मैं कानपुर गया था। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक, अगला देख लीजिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता ने दो चिट्ठियाँ लिखी, लता ने दो चिट्ठी लिखी, लता ने दो चिट्ठी लिखी। अब अगर देखा जाए तो बी और डी में अंतर क्या है? लता ने दो चिट्ठी लिखी और लिखी, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन सही उत्तर ए वाला है। लता ने दो चिट्ठियाँ लिखी, ये वाला आपका सही है। तो ये बी और डी ये दोनों गलत है। यहाँ पर ये लिखी भी या चिट्ठियाँ कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल ए आंसर, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो शुरुआत करूँगा वो है चैप्टर नंबर 18, यानी 18 नंबर हम चैप्टर को शुरू करेंगे और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे काल, यानी कि काल। भाई काल हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे आज ही, लेकिन ये है काल, यानी इसको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं ये बन जाएगा पेपर के लिए काल। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस काल को हम आज ही पढ़ेंगे, काल नहीं टालना है, ये आज ही पढ़ेंगे दोस्त। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, बट उससे पहले यार लाइक कर दो, लाइक नहीं करते बहुत दुख होता है। क्या जाता है भाई, एक बटन दबाने से अगर किसी का भला हो रहा हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है दोस्त। लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, उससे आपको भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप तुरंत देख लोगे। तो इस वजह से मेरे भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो भी दोस्त जो भी मित्र आपकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे विश्वास है कि आप कर लेंगे। ओके, काल में पहले देखिए परिभाषा और भेद से संबंधित सवाल। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अभी जहाँ पे भी मुझे अच्छा एक्सप्लेनेशन दिखेगा वहाँ से मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा पहले, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप या क्रिया का पूर्ण रूप? गलत। क्रिया के घटित होने के समय को ही काल कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, क्रिया के घटित होने के समय को ही काल कहा जाता है। और काल जो है 3 प्रकार के होते हैं, या फिर कहा जाए काल के कुल मिलाकर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो काम वर्तमान में होगा उसे वर्तमान काल कहा जाएगा। भूतकाल किसे कहते हैं? जो काम हो चुका हो, यानी कि जैसे कि इसके पहले आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लिए तो वो आपका एक काम हो चुका है, तो ये आपका हो जाएगा भूतकाल। और भविष्य काल यानी इसके आगे हम पढ़ेंगे, जैसे रस छंद ये सब पढ़ेंगे तो ये भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो भविष्य काल जो आने वाला हो, भूतकाल जो बीत चुका हो, वर्तमान काल जो चल रहा है। ओके, अब देख लीजिए काल में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों में देख लीजिए भेद के बारे में। तो वर्तमान काल के कुल मिलाकर के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 3 भेद। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो ये कुल मिलाकर के कहा जाए
तो ये 5 वर्तमान काल के भेद हैं। भूतकाल के कुल मिलाकर के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। भविष्यकाल में देख लीजिए सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमत भविष्यकाल। तो भविष्यकाल के मात्र 3 भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं और वर्तमान काल के 5 भेद हैं। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आप नोट रखिएगा, याद रखिएगा। शुरुआत करते हैं वर्तमान काल से। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? देखो वर्तमान काल तो इसमें है, लेकिन वर्तमान काल का कौन सा भेद है ये बताना है। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, ये हो जाएगा आपका डी उत्तर, पूर्ण वर्तमान काल। अब एक बार समझ लीजिए पूर्ण वर्तमान काल क्या किसे कहते हैं। तो इसमें वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का होता है। कहने का मतलब है कि इससे ये पता चलता है कि काम पूरा हो चुका है। जैसे मेरी जेब में 10 रुपये हैं, या फिर वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो ये काम पूरा हो चुका है। तो ये पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है? तो क्रिया के संदेह हो यानी कि वर्तमान में काम पूरा होने का संदेह हो, तो उसे कहा जाएगा बी उत्तर, संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला देख लीजिए, संदिग्ध और संभाव्य में पहले थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संदिग्ध और संभाव्य में एक बार थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करेंगे। संदिग्ध भूतकाल, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या फिर नहीं, तो ये संदिग्ध भूतकाल होता है। संभाव्य भविष्य के में देख लीजिए, जिसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, तो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहा जाएगा। जैसे कि रमेश कल आएगा या कल आप दरोगा बन जाओगे, ये सब संभाव्य भविष्यकाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, इस वाक्य का काल पहचानिए। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर, सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो तो उन्हें कहा जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का सकाल पहचानिए। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल। राइट उत्तर हो जाएगा बी उत्तर यहाँ पर, सामान्य वर्तमान काल। अगला देख लीजिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य का काल बताइए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, अब देखो पढ़ी है मतलब काम पूरा हो चुका है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, पूर्ण वर्तमान काल। अगला देख लीजिए, वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की बता रहा है? इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह खाता होगा, ये वाक्य जो है किस काल के बारे में बता रहा है? तो देखो वह खाता होगा, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संदिग्ध वर्तमान काल। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, संदिग्ध वर्तमान काल। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, ये अपूर्ण है। वह पढ़ रहा था, ये भूतकाल में आ जाएगा, और मैं बाहर जाऊंगी, ये संभाव्य में आ जाएगा या फिर भविष्य में आ जाएगा। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा, तो ए आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो गीता ने पुस्तक पढ़ी है, ये हो जाएगा आपका बी आंसर, पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि काम पूरा हो चुका है, गीता ने पुस्तक को पढ़ लिया है। अगला है कि वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? वह रोज देर से उठता है, तो ये हो जाएगा सी आंसर, सामान्य वर्तमान काल। सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? संभवतः, यानी कि अभी पता नहीं है भाई लिखता है या फिर नहीं, लेकिन पता है कि संभवतः लिखता होगा, तो ये संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। अगला देख लीजिए, बाकी मैंने भेद वगैरह के बारे में आपको पहले भी बता रखा है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। गायक गीत गा रहा है, ये किस काल का उदाहरण है?
गायक गीत गा रहा है, ये किस काल का उदाहरण है। अब देखो गीत गा रहा है और गायक गीत गा रहा है, यानी कि इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर तात्कालिक वर्तमान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि राम खाता होगा, ये किस काल का उदाहरण है। 2021 के दरोगा भर्ती में पूछा गया था। राम खाता होगा। अब देखो राम खाता होगा यानी कि कंफर्म नहीं है भाई कि वो खा रहा है या फिर नहीं, लेकिन ये पता है कि खाता होगा, यानी कि ये पता है कि संदिग्ध के अंतर्गत आ रहा है, तो संदिग्ध है, सी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लता गा रही है, निम्नलिखित में से किस काल के बारे में बोध करा रही है क्रिया। लता गा रही है, अभी वो गा रही है, काम पूरा नहीं हुआ है। जब काम पूरा नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा अपूर्ण और है यानी वर्तमान, तो अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत आएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका दिया गया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपके सामने कि वह आया है, इनमें से किस काल का उदाहरण है। वह आया है, ये किस काल का उदाहरण है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पूर्ण वर्तमान काल। अगला है कि वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सामान्य वर्तमान काल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल है लता मंगेशकर गाती हैं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो लता मंगेशकर गाती हैं, ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। डी उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर 5 भेद। वर्तमान काल के 5, भूतकाल के 6, भविष्य काल के 3, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर आपका। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, वह कलकत्ता जाता है और वर्षा हो रही थी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर वह कलकत्ता जाता है, ये आपका सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत है, तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि छात्र पढ़ते होंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। छात्र पढ़ते होंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, तो इसका परफेक्ट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संदिग्ध वर्तमान काल। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में कौन से काल की बात की जा रही है, फिर इनमें से कौन सा काल है। पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपूर्ण और वर्तमान काल। सही आंसर हो जाएगा ए आंसर अपूर्ण वर्तमान काल। अगला सवाल आपके सामने कि श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो श्रोता सवाल कर रहा है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका बी उत्तर अपूर्ण वर्तमान। अगला सवाल आपके सामने कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो वह किस काल के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में और क्रिया के संदेह होने की बात की जा रही है, तो संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। बी उत्तर आपका हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो ये हो जाएगा आपका मिली है यानी कि मिल चुकी, यानी कि मंदिर में जाने के बाद शांति मिलने का काम पूरा हो चुका है, तो ये हो जाएगा पूर्ण और वर्तमान काल। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। दुनिया को नई राह दिखाता है, इसमें कौन सा काल है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सामान्य वर्तमान काल। अगला है कि सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, इसमें आपका हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। बी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि उस डाली पर एक तोता बैठा है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। उस डाली पर एक तोता बैठा है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण वर्तमान काल। राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी उत्तर पूर्ण वर्तमान काल। अगला आपके सामने है भूतकाल से संबंधित, इसको देख लीजिए। देखिए भूतकाल में पहला सवाल कि मैंने आम खा लिया है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। मैंने आम खा लिया है, ये हो जाएगा आपका सी आंसर आसन्य भूत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आसन्य भूत। देखिए समझिएगा आसन्य भूत काल किसे कहते हैं।
तो आसन्न भूत में क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या फिर तत्काल ही सूचित हो। जैसे कि उन्होंने आम खा लिया, क्या कह रहा है कि मैंने आम खा लिया। अब भाई उन्होंने आम खाया, बट ये नहीं पता कि कितनी देर पहले खाया है, लेकिन ये जरूर पता है कि आम जल्दी ही खाया गया है, तो क्रिया निकट में ही हुई है, तो आसन्न भूत सी उत्तर राइट हो जाएगा। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? छात्र स्कूल गए थे, इसमें कौन सा रूप है? तो ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, पूर्ण भूतकाल। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल? संदिग्ध भूतकाल, मैंने सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, या मैंने वहीं सामान रखा होगा। संदिग्ध भूतकाल कह रहा है, तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। मैंने वहीं सामान रखा होगा, डी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद हैं? देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि वर्तमान के 5, भूत के 6, भविष्य के 3, तो यहाँ पर हो जाएगा भूत के 6, बी उत्तर राइट हो जाएगा भूत के 6। अगला देख लीजिए, या फिर उससे पहले भूतकाल के 6 भेद का उदाहरण देख लीजिए। सामान्य भूत में देखिए सीता गई, और आसन्न भूत में देखिए सीता गई है, पूर्ण भूत में सीता गई थी, अपूर्ण भूत में सीता जा रही थी, संदिग्ध भूत में सीता गई होगी, और हेतुमत भूत में होता है कि यदि सीता जाती तो वह आता, तो इसमें होता है यदि वगैरह, तो यह हेतुमत के अंतर्गत आता है। अगला है कि सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में काल बताइए। सुरेश गीत गा रहा था, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने कि इनमें से कौन से प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? यानी कि इसमें से वर्तमान काल का नहीं है, तो मतलब कि वो भूतकाल का है, तो भूतकाल का उदाहरण जो है ये हो जाएगा आपका सी आंसर, आसन्न भूतकाल। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट है कि राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा राम गया, इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है। ए आंसर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, समझ लीजिए कि पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? पानी बह रहा था, पानी बह रहा था, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। डी उत्तर राइट हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। अगला है कि बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही? तो बारिश हो रही थी, ये भी अपूर्ण भूत है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? राम बाजार जा रहा है, इसका संदिग्ध भूतकाल बताइए। तो राम बाजार गया होगा, ये हो जाएगा आपका डी आंसर, राम बाजार गया होगा। अगला है कि बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो ये अपूर्ण भूतकाल है। सी उत्तर राइट हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। अगला आपके सामने नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि लता गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? लता गा रही थी, ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल का, डी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला सवाल कि रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? रमा विद्यालय जाती है, इसका अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? तो ये हो जाएगा रमा विद्यालय जा रही थी। डी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, रमा विद्यालय जा रही थी। नेक्स्ट है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था यानी काम पूरा हो चुका था, तो ये हो जाएगा पूर्ण भूत। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जिस वाक्य से ये पता चले कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, तो ये हो जाएगा आपका आसन्न भूतकाल। बी उत्तर राइट हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? लड़का आया, तो ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल। डी उत्तर राइट हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट है आपके सामने वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? वह खा रहा था, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है कि मैं परीक्षा लिख चुका हूँ,
इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, ये पूर्ण काम हो चुका है, तो पूर्ण भूत के बारे में बात कर रही है। ए आंसर। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, ये हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल। डी उत्तर राइट हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल। वह खा रहा था, इस वाक्य में खा रहा था कौन सा काल है। तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ए आंसर राइट हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। मैंने आम खाया है, इस वाक्य में किस का उदाहरण है। तो मैंने आम खाया है, ये हो जाएगा आसन्न भूत का। सी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आसन्न भूतकाल। अगला सवाल आपके सामने कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, ये जो है ये किस काल का उदाहरण है। अगर बारिश होती तो सूखा न पड़ता, ये हो जाएगा हेतु हेतुमद भूतकाल। सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर आपका। नेक्स्ट है आपके सामने कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इस वाक्य का काल पहचानिए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो ये हो जाएगा अपूर्ण और भूतकाल। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी उत्तर यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रश्न प्रयुक्त काल बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, ये वाक्य जो है किस काल के बारे में बता रहा है। बी उत्तर सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। बच्चा गया, तो बच्चा गया ये जो है आपका ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल। सी उत्तर राइट हो जाएगा सामान्य भूतकाल। अब भविष्यकाल से देख लीजिए। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानिए। कदाचित यानी कि शायद, तो शायद शाम को पानी बरसे, ये हो जाएगा संभाव्य और भविष्यकाल। बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा संभाव्य भविष्य। अगला सवाल है कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। फिर से सवाल वही है कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, शायद शब्द लग गया, इस वजह से संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इस वाक्य में कौन सा काल है। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य भविष्यकाल। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल, ए उत्तर। नेक्स्ट है आपके सामने कि कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। कल तापमान अधिक होगा, तो ये हो जाएगा आपका भविष्यकाल के अंतर्गत। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर भविष्यकाल। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प चुनिए। स्कूल बस 5 मिनट में आना का सामान्य भविष्यकाल बताना है। तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें कौन सा काल है। तो प्रेरणा जो है स्टूडियो जाएगी, ये सामान्य भविष्यकाल की बात कर रहा है, तो सी उत्तर राइट हो जाएगा यहाँ पर सामान्य भविष्यकाल। नेक्स्ट है कि वह आए तो मैं जाऊँ, प्रयुक्त वाक्य में कौन सा काल है। यानी अगर वह एक दूसरे पर आश्रित हो तो वो आपका होता है हेतु हेतुमद। हेतु हेतुमद केवल भविष्य और भूत में भविष्य और भूत में होता है, वर्तमान में हेतु हेतुमद नहीं होता है। ठीक, तो अगर जैसे कह रहा है कि वह आए तो मैं जाऊं, मतलब अगर वह आता है तभी वो जाएगा, तो ये हेतु हेतुमद भविष्यकाल हो जाएगा। बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला है डैश डैश डैश, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। सामान्य और भूतकाल का वाक्य है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर वर्षा हुई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, ये किस काल का बोध करा रही है। तो आज वर्षा होगी, ये हो जाएगा सामान्य और भविष्यकाल। सी उत्तर राइट हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल। अगला है आपके सामने कि संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। नेक्स्ट है आपके सामने कि इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ये, या फिर मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी रहूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया। तो इस दोनों चारों में से कहा जाए तो उस भविष्य काल के बारे में केवल पहला ही सही है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ए आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि आप गाएं तो मैं नाचूं। कहने का मतलब है कि ये डिपेंड कर रहा है कि आप गाएंगे भाई तभी मैं नाचूंगा। तो ये हो जाएगा आपका हेतु हेतु मद भविष्य काल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला है कि अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो ये हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर सामान्य भविष्य काल। अगला है कि मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है। मैं पढ़ूंगा ये सामान्य भविष्य काल का है। बी उत्तर राइट हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको चार्ट्स नज़र आ रहा होगा। इस चार्ट को एक बार ध्यान से देखिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है कि इशिता गीत गाएगी। ये वाक्य किस काल का सूचक है। इशिता गीत गाएगी ये भविष्य काल की बात कर रहा है। सी उत्तर राइट हो जाएगा भविष्य काल। नेक्स्ट कि शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो शायद की बात कर रहा है तो संभाव्य भविष्य काल। डी उत्तर राइट हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। आप पढ़ें तो मैं लिखूं ये वाक्य क्रिया के किस काल का बोध करा रही है। आप पढ़ें तो मैं लिखूं तो ये हो जाएगा आप पढ़ें तो मैं लिखूं ये हो जाएगा हेतु हेतु मद भविष्य काल। बी उत्तर राइट हो जाएगा हेतु हेतु मद भविष्य काल। अगला सवाल देख लीजिए गुरुजी योग सिखाएंगे। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो गुरुजी योग सिखाएंगे ये सामान्य भविष्य काल की बात करिए तो बी उत्तर यहाँ पर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। संभवतः तो ये संभाव्य भविष्य काल है। ए आंसर राइट हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। तो देखिए ये भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 19 की तरफ और वो है आपका वाच्य। वाच्य में कर्तृवाच्य कर्मवाच्य ये सभी आज हम पढ़ेंगे मेरे भाई। बट उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप जीके विषय को लेकर के डर रहे हैं तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीके के लिए 5000 से अधिक क्वेश्चंस की एक ई बुक आ चुकी है जिस पे अभी आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मात्र 39 की आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ दाम इसका 99 है, बट ये अभी के लिए आपको मात्र 39 की मिल रही है। खास बात तो ये है कि इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। और ये पूरी की पूरी ई बुक जो है इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है। तो अगर आपको लेना है तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए 8948667652 8948667652। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी और इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस दिए गए नंबर को ध्यान से नोट कीजिए और इसी नंबर से आप पूरी जानकारी ले लीजिए। तो भाई देखिए वाच्य में पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा एवं भेद से संबंधित। पहला सवाल आपके सामने यूपीएसआई 22/11/2021 को तृतीय पाली में पूछे गए सवाल में देखिए आप पहला सवाल वाच्य क्या है। वाच्य क्या है इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर क्रिया के रूपांतरण को ही वाच्य कहते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या फिर भाव की प्रधानता का बोध कराने के लिए क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन तीनों वाच्य को आज हम पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वैसे ही आपका ये है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं यूपीएसआई में ये भी पूछा गया है। तो अभी जस्ट आपने देखा कि 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला देख लीजिए, सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ऊपर वाला, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। यूपी कांस्टेबल में भी पूछा गया, यूपीएसआई में 2 बार पूछा गया। ठीक, अगला सवाल आपके सामने सवाल कह रहा है कि कर्तृवाच्य में पहला सवाल निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, इसका कर्मवाच्य में आपको बदलना है। तो देखिए हाथी ने केला खाया, इसको अगर आप कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हाथी द्वारा केला खाया गया। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सी उत्तर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए समझ लीजिए, दिए गए विकल्पों में से निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन का सम्यक विकल्प हाथी द्वारा केला खाया गया है। जब क्रिया का रूपांतरण कर्म के लिंग, वचन आदि के अनुरूप हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जब क्रिया का रूपांतरण कर्म के लिंग, वचन या फिर कहा जाए मेरे भाई उसके अनुरूप हो, लिंग या वचन दोनों के अनुरूप हो, तो उसे कहा जाएगा कर्मवाच्य। ये पॉइंट्स आप नोट रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देख लीजिए,
नेक्स्ट है आपके सामने कि मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो मैं बाजार जाता हूँ ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो ये भी आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। सी उत्तर राइट हो जाएगा कर्तृवाच्य। अगला है कि कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हों तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है। यदि कर्ता और कर्म परसर्ग युक्त हों तो उसे कहा जाएगा कर्मवाच्य। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर कर्मवाच्य। अगला है कि इनमें से कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। बाकी माँ ने बेटी को पुकारा ये गलत है। श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई ये भी गलत है। राइट उत्तर हो जाएगा केवल दिया गया ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा। ये कर्मवाच्य है। कोहली द्वारा शतक लगाया गया ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। इसका कर्तृवाच्य क्या होगा। इसका हो जाएगा कर्तृवाच्य कि कोहली ने शतक लगाया। बी उत्तर राइट हो जाएगा कोहली ने शतक लगाया। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य में का कर्तृवाच्य में परिवर्तित करें। कहने का मतलब एक कर्मवाच्य है। ये दिया गया है कि आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, ये आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है। इसको कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। तो आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। नेक्स्ट है आपके सामने कि सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो ये हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य। सी उत्तर राइट उत्तर हो यहाँ पर आपका हो जाएगा। उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कर्तृवाच्य लिखिए। तो उससे दो पत्र लिखे जाएंगे तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह दो पत्र लिखेगा। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। देखिए अगला सवाल है कि राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो ये भी कर्तृवाच्य का ही उदाहरण है। दिया गया सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है कि जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों तब वाक्य में कर्तृवाच्य होगा। बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा। देखो ये जो लिखा गया है कि पंछी पानी पीते हैं ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, बट इसका कर्मवाच्य आपको परिवर्तित करना है। तो ये हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि पंछी से पानी पिया जाता है। सी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें कौन सा वाच्य है। तो देखो पुस्तक पढ़ी जाती है ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला देख लीजिए, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है या फिर कहा जाए कि कर्मवाच्य में प्रधान कौन होता है। भाई जैसा कि सवाल में ही लिखा गया है कि कर्मवाच्य, यानी कि इसमें जो प्रधान होता है वो होता है कर्म। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, कर्म इसमें प्रधान होगा। ऑप्शन डी परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मैं खाता हूँ, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा। मैं खाता हूँ इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुझसे खाया जाता है। डी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका कर्मवाच्य आपको बताना है। तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं तो पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ए आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। इन चारों में से अगर देखा जाए तो दिया गया ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। बाकी कहा जाए तो तीनों के तीनों कर्मवाच्य के ही उदाहरण हैं। अगला आपके सामने है कि इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि भाववाच्य में अक्सर
असमर्थता दर्शाई जाती है। कहने का मतलब है कि भाववाची में अक्सर होता है कि उसमें असमर्थता ही दर्शाई जाए। तो देखिए जैसे लिखा है ऑप्शन नंबर डी में कि धूप में चला नहीं जाता, तो ये भाववाच्य का ही उदाहरण होगा दोस्त। डी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलो अब इसी के साथ अगला देख लो कि किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एकवचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती हैं, तो भाववाच्य हो जाएगा सी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, ये वाक्य जो एक कर्तव्यवाची में है, इसको कर्मवाची में बदलना होगा, तो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, सी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा, वहीं से आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, रिवाइज कर लेना। ठीक है, अभी 2-3 दिन से मैं पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, उसका कारण है, लेकिन मैं जल्दी ही आपको सारी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से है, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज कमेंट्स में बताएंगे तो आपको मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा, आप कमेंट्स में लिंक के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल है आपके सामने कि क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे क्या कहते हैं। तो भाई कर्म की प्रधानता होगी और कर्म से ही संबंध होगा, तो कर्मवाच्य का ही बात कर रहा है। राइट उत्तर हो जाएगा दिया गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कर्मवाच्य, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है। तो ये कर्मवाच्य है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला देख लीजिए, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, राम से पत्र लिखे गए, ये किस वाच्य का उदाहरण है। तो राम से पत्र लिखे गए, इस जो है ये आपका हो जाएगा कर्मवाच्य का उदाहरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने है कि इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर कर्मवाच्य। अगला देख लीजिए, अगला सवाल आपके सामने कि उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो उसने अपने भाई को पढ़ाया, ये कर्तव्यवाच्य है, सी उत्तर राइट हो जाएगा। भाववाच्य में देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, यह कर्तव्यवाच्य का उदाहरण है, इसको भाववाच्य में बदलना है। राधा स्कूटी चला रही है कर्तव्यवाच्य का उदाहरण है और इसको भाववाच्य में बदलना है। तो ये हो जाएगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर आपका। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित प्रश्न में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो शीला से खाया नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है, डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, जेल वार्डर और फायरमैन में पूछा गया सवाल है। सवाल कह रहा है कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर भाववाच्य। अगला देख लीजिए, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, ये भी भाववाच्य का ही उदाहरण है, दिया गया सी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए, इसमें भाववाच्य का आपको बताना है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर अकर्मक क्रियाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादी से चला नहीं जाता, ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भाववाच्य का प्रयोग
हुआ है। अगला आपके सामने कि सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो ये भी भाववाच्य का ही उदाहरण है। दिया गया ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? लोग खुलकर हंस रहे थे, ये कर्तृवाच्य है। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया, ये कर्मवाच्य है। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता और सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। तो देखो यहाँ पे अगर कहा जाए तो वृद्ध आश्रम में बैठ नहीं सकता, ये कर्तृवाच्य है, और सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये भाववाच्य है। तो दिया गया आपका डी आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? देखो रोगी चल नहीं सकता ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, लेकिन इसको भाववाच्य में बदलना है तो रोगी से चला नहीं जाता। दिया गया ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग अथवा अन्य पुरुष हों तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तो इसमें होता है भाववाच्य। दिया गया ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा, भाववाच्य। देखिए वाच्य का भी चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 की तरफ, यानी अब तक मैंने 19 चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। अब हम 20वें चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और वो है आपका विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मेरे भाई। इसमें भी आगे हम बहुत सोच समझ कर ही बढ़ेंगे कि बहुत बेहतरीन चैप्टर है, तो इसको एक बार आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर मेहनत अच्छी लग रही है भाई तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 20 की शुरुआत करते हैं विराम चिन्ह की ओर।